डेट आज 31 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उससे पहले आप सबको पता ही होगा, कल रिजल्ट आ गया है यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट, और कट ऑफ आपने देख ली होगी, कल ही कट ऑफ जारी कर दिए। बहुत ही कम कट ऑफ गई है, 87। और मैंने कट ऑफ पे एक लेक्चर भी बनाया था भाई साहब, उसमें जो प्रिडिक्ट किया था, बस एक नंबर जनरल की कट ऑफ में एक नंबर कम है, बाकी जितना कट ऑफ में प्रिडिक्शन किया था सेम ऐसी कट ऑफ दी है यूपीएससी ने भी। और देखो प्रीलिम्स जिसने एनालिसिस किया होगा और पिछले एक साल से लेक्चर देखा होगा जिसने, मैंने 72 या 75 के लगभग ये शॉर्ट बना रखे हैं, शॉर्ट यूपीएससी के लिए। उसमें से डायरेक्टली आप देख सकते हो 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, अभी भी बने हुए हैं। और प्रीलिम्स 2021 का आपको पता है किस डेट पे हुआ था, उससे पहले के वो बने हुए हैं, आप डेट देख सकते हो वीडियो की, उससे पहले के बने हुए हैं और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डायरेक्टली आए हुए हैं, एक आरबीआई की स्कीम पूछी थी उससे डायरेक्टली आए हुए हैं, वो हमने लेक्चर अलग से डिस्कस किया हुआ है। और बहुत सारे लगभग 60 से अबव 60+ हमने टॉपिक कवर किए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है पाम डो या पाल्मे डोर भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर। पाम डो फिल्म इंडस्ट्री में एक अवार्ड है, केन्स फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल एनुअली फ्रांस में। केन्स नाम की एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे होता है, ये फ्रांस का सबसे बड़ा है ये फिल्म फेस्टिवल। और ये फिल्म फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसे कई सारे 5 फिल्म फेस्टिवल होते हैं, उनमें से एक है केन्स फिल्म फेस्टिवल। उसमें ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, पाल्मे डोर या पाम डो बोलते हैं इसको। इस साल का विनर कौन रहा है 2022 का? स्वीडन की एक मूवी है, स्वीडन आप जानते हो कहाँ पे है, ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्वे के पास स्वीडन है। स्वीडन की एक मूवी है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, रूबन ने ये डायरेक्टेड की थी, रूबन नाम के आदमी है वहाँ, उन्होंने डायरेक्ट की थी ये मूवी, इसने ये अवार्ड जीता है। ये अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है कैंस फिल्म फेस्टिवल का, बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। और 5 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैं, एक तो हो गया कैंस, उसमें कैंस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में होता है, एक है वेनिस फिल्म फेस्टिवल जो इटली में होता है, वेनिस इटली में एक जगह है। बर्लिन जर्मनी में है, तो ये जर्मनी में होता है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक टोरंटो कनाडा में होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये सुंडेंस होता है, सनडांस या सुंडेंस फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में। तो ये 5 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं। इंडिया ने देखो एक बार जीता था ओनली ये पाम डो अवार्ड, चेतन आनंद की नीचा नगर नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन वो इंडिया में रिलीज नहीं होती, इसलिए जीता था ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। लेकिन डॉक्यूमेंट्री ने पहले भी जीत चुकी है और डॉक्यूमेंट्री इस साल भी जीती है अवार्ड इसमें कैंस फिल्म फेस्टिवल में। ये सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथेज। देखो डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है शॉर्ट फिल्म, जैसे 10, 15, 20, 25, 30 मिनट की फिल्म बनती है, मूवी बनती है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। किसी एविल को, सोशल एविल है, सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसको हाईलाइट किया जाता है, या कुछ ऐसा कोई भी छोटे रूप में दिखाई जाती है कोई भी इंसिडेंट, उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। 75th ये कैंस फिल्म फेस्टिवल में सोनक सेन ने, ये हैं भाई साहब सोनक सेन, देख सकते हो, सोनक सेन ने उनकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीदिज ये इसके लिए अवार्ड जीता है ये। और अवार्ड का नाम है गोल्डन आई बोलते हैं इंग्लिश में, और वहाँ पे फ्रेंच में लियोल डोर या लियोल डो बोलते हैं। ये कैंस फिल्म फेस्टिवल का ही पार्ट है, उसमें ये अवार्ड दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री के लिए, लियोल डो या गोल्डन आई। ये जो ऑल दैट ब्रीदिज ये जो है डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री डेली ब्रदर के ऊपर है। 2 दिल्ली के भाई हैं जिनका नाम है नदीम और साउद। इन्होंने सिटी में एक बर्ड है ब्लैक काइट, इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, उनके ऊपर ये बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री। इंडिया ने ये सेकंड अवार्ड जीता है यानी कि डॉक्यूमेंट्री में, इससे पहले एक और अवार्ड जीता था 2021 में ही, पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री थी ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इसने अवार्ड जीता था लियोल्डो का 2021 में। नेक्स्ट टॉपिक है हसदेव फॉरेस्ट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। ये फॉरेस्ट की लोकेशन आपको याद रखनी है, और ये क्यों प्रचलित है, फेमस है, इसके लिए इसको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ में है,
अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हसदेव फॉरेस्ट में कोल माइनिंग करने के लिए अलाउ कर दिया था, परमिशन देती थी। कोल माइनिंग मतलब कोयले की खदानें, उन्हें खोद के निकालना है कोयला। तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दी। अगर वहाँ पे कोल माइनिंग की जाएगी तो ये फॉरेस्ट जो एरिया है ये डिक्लाइन हो जाएगा, इसको इम्पैक्ट पड़ेगा हसदेव फॉरेस्ट को, जो यहाँ पे जंगल है। हसदेव ये अरांड फॉरेस्ट है जो ये नदन पार्ट में है छत्तीसगढ़ के। ये अपनी बायोडाइवर्सिटी और कोल डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। यहाँ एक हसदेव नाम की रिवर है, उसी के नाम पे इस फॉरेस्ट का नाम है। यह हसदेव जो रिवर है, ये महानदी जो रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदी, छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिल जाती है तो उस छोटी नदी को बोलते हैं ट्राइब्यूटरी या सहायक नदी। तो महानदी रिवर का यह ट्राइब्यूटरी है। और ये लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया में, जिसमें साल और टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस है। यानी कि साल के पेड़ और टीक के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। ये देखो याद रखना आपको कौन से पेड़ के लिए, कौन सी ट्री के लिए फेमस है। टीक फॉरेस्ट और साल फॉरेस्ट के लिए फेमस है ये हसदेव फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है यूएस बिकम्स इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लगभग हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके साथ हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग रहा नहीं रहा, एक स्टेटमेंट में दे देगा, 3-4 स्टेटमेंट रहती हैं ऐसी, लगभग हर साल पूछा जाता है। यूएस हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा हम व्यापार ट्रेड किससे कर रहे हैं, अमेरिका से। चाइना को सरपास कर दिया, उससे पहले चाइना था, अब चाइना सेकंड नंबर पे आ गया है 2021-22 के लिए। यानी कि देखो ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का डेटा है। इस ईयर में यूएस सबसे नंबर 1 पे रहा है। 119.42 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है हमने यूएसए से। पिछले साल कितना था, 80 बिलियन डॉलर के लगभग था, बहुत इंक्रीज हो गया है। यूएसए देखो एक ऐसी कंट्री है जिससे इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हम यूएसए से इंपोर्ट कम करते हैं, आयात कम करते हैं, यानी कि यूएसए से कम चीज़ खरीदते हैं, यूएसए को बेचते ज़्यादा है, यूएसए को एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है अमेरिका में, इंपोर्ट कम है, तो ट्रेड सरप्लस है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते, इंपोर्ट ज़्यादा होता और एक्सपोर्ट कम होता तो भाई साहब हमारा होता ट्रेड डेफिसिट। तो ये आपको टर्म पता ही होगा, इकोनॉमी में पढ़ी होंगी आपने एनसीईआरटी में। तो यूएसए से हमारा ट्रेड सरप्लस है। दूसरे नंबर पे चाइना रहा है और तीसरे पर रहा है यूएई, जिससे हमारा ट्रेड लार्जेस्ट रहा है थर्ड नंबर पे 72.9 बिलियन डॉलर का। ये आपको याद रखना है, पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। ये पता ही आपको कहाँ पे है भाई साहब, ये देखो सऊदी अरबिया के पास यूएई, फिर चौथे नंबर पे सऊदी अरबिया है, अभी हमने देखा था, पाँचवें पे इराक और छठवें पे सिंगापुर। ये कम से कम आपको याद रहना चाहिए कौन ज़्यादा है और कौन टॉप 5 है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसमर्थ। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। जनसमर्थ एक प्लेटफॉर्म होगा, ये समझ लो, एक पोर्टल होगा, इंटरनेट पे साइट होगी। और क्या काम करेगा ये, ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगा। ईज ऑफ लिविंग का मतलब लोगों को, कॉमन मैन को जीने में आसानी हो। और जीने में आसानी कब होगी कॉमन मैन को, जब गवर्नमेंट की स्कीम या गवर्नमेंट कोई योजना चलाती है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, अगर वो योजना का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचे तो उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो यही काम करेगा ये जनसमर्थ पोर्टल। इस पे एक कॉमन पोर्टल होगा जिस पे सारी डिपार्टमेंट की, किसी भी मिनिस्ट्रीज़ की डिफरेंट वेरियस स्कीम्स हैं वो सब एक जगह मिलेंगी, एक डेटा होगा। और आसानी से जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको लाभ पहुंचाना है इन स्कीम के जरिए, वो बिना किसी हैसल के, बिना किसी परेशानी के लाभ ले सकते हैं स्कीम का, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे, सिंगल पोर्टल पे। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट नाइल वायरस। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट नाइल वायरस एक बीमारी है, डिसीज़ है। अभी न्यूज में इसलिए केरल में 47 ईयर ओल्ड एक आदमी है भाई साहब, थिरसूल डिस्ट्रिक्ट में, उनकी डेथ हो गई है वेस्ट नाइल वायरस की वजह से। इसलिए केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट किया है इस बीमारी की वजह से। ये वायरस फर्स्ट टाइम केरल में अलापूजा नाम की जगह है,
2006 में देखा गया। फिर अर्नाकुलम नाम की जगह है, 2011 में देखा गया। देखो इंडिया में बात हो रही है, इंडिया में देखा गया 2006 में और फिर दोबारा 2011 में, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड में एक कंट्री है युगांडा नाम की, वहाँ पे देखा जा चुका है। आगे डिस्कस करेंगे हम। ये वायरस फैलता कैसे है? मच्छर से फैलता है। ये मॉस्किटो जो ये लेके जाता है, ये बर्ड में भी हो सकता है, पक्षी में भी। ये बर्ड अगर घोड़े को काट जाए या एनिमल को, उसमें भी हो सकता है, और आदमी में भी हो सकता है। ये वायरस कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये आरएनए बेस्ड वायरस है। जैसे कोरोना वायरस है ना, वो भी आरएनए बेस्ड वायरस है। ये आरएनए बेस्ड वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आपको दिखाई दे रहा है। और कोरोना वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब डबल स्ट्रक्चर होता है, जैसे डीएनए का होता है इस तरह का, लेकिन ये सिंगल है, इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, एक ही लाइन। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बेस्ड वायरस है। आरएनए आपको याद रखना है, आरएनए बेस्ड वायरस है। आगे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर लेता हूँ पहले मैं। जो वेस्ट नाइल वायरस है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है और मॉस्किटो बोर्न है। मॉस्किटो इसको स्प्रेड करता है। और ये फ्लेवी वायरस जीनस का मेंबर है। जापानीज इंसेफ्लिटीज एक बीमारी है, उससे ही रिलेटेड है, उसी का संबंधी है ये वेस्ट नाइल वायरस। फैमिली का नाम है फ्लेवीवीरिडा। सबसे पहले ये युगांडा में देखा गया था। युगांडा की एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वेस्ट नाइल। सबसे पहले वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में देखा गया युगांडा में, इसलिए इसका नाम रख दिया वेस्ट नाइल वायरस। और ये डिसीज वायरस से होती है क्योंकि इसके नाम के पीछे वायरस लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1937 में देखा गया पहले। और कहाँ पे है युगांडा? ये देखो वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कहीं पे। इसमें देखो युगांडा कहाँ गया, इसमें आप यहाँ पे दिखाई देगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा कोई से नंबर पे, ये रहा ना हरा हरा सा। ये देखो आप केनिया के पास देखो, ये बड़ा हो जा भाई। ये केनिया देख रहे हो आप, केनिया, केनिया के पास ये है युगांडा। इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके बीच में ग्रीन सा युगांडा। यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे एक वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट है। 1937 में पहली बार देखा गया। ये सिर्फ ऐसा नहीं है अफ्रीका में मिलता है, इंडिया में मिला है, वेस्ट एशिया में ज़्यादा फेमस है ये, अफ्रीका में, फिर यूरोप में, मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया में फेमस है ये ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है ये? ओल्ड पीपल को और चिल्ड्रन को, और ऐसे पर्सन जिनकी इम्यून सिस्टम है ना, जो प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। अधिकतर बुजुर्ग लोगों को, ओल्डर पीपल और चिल्ड्रन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। और जो मॉस्किटो, ये कलेक्स स्पीसीज़ का मॉस्किटो होता है और ये लेके जाता है, इसको ट्रांसमिट करता है। ये मॉस्किटो ह्यूमन से ये लेके जाता है, एनिमल में भी फैला सकता है, ह्यूमन में भी, किसी बर्ड में भी। लेकिन देखो इसका जो ट्रांसमिशन है सिर्फ मॉस्किटो से नहीं हो सकता है, मॉस्किटो के अलावा भी हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। अगर मान लो एक आदमी ने दूसरे आदमी को ब्लड दिया और उसकी बॉडी में ये वायरस था, तो दूसरे आदमी को भी हो जाएगा। अगर कोई माता है इन्फेक्टेड, अगर वो उसका बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा गर्भ में है, तो उसके बच्चे को भी ये वायरस हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को हो सकता है। और लेबोरेटरीज़ में एक्सपोजर होने से भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र हो जैसे कोरोना वायरस होता है, ऐसे कोई इसके सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ह्यूमन से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो सके। तो ऐसा अभी नहीं मिला है इसका कोई फैक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कैजुअली। ये डिसीज़ एसिम्टोमेटिक होती है 80%। अगर मान लो 100 लोगों को, ये 80% लोगों को, तो 100 में से 80 लोगों को तो इसके लक्षण ही नहीं दिखाई देंगे, लेकिन 20 लोगों को दिखाई देंगे। और वो कैसे लक्षण होते हैं, सिम्टम कैसे दिखते हैं? बुखार होगा, इसमें फीवर, हेडेक सिर दर्द होगा, फटीग बेचैनी होगी, फटीग मतलब थकान होगी, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द होगा, नौसी मतलब बेचैनी, रेसेस हो जाएंगे बॉडी पे, धब्बे से हो जाएंगे रेड रेसेस, स्वेलन ग्लैंड हो जाएगा। ये इसके सिम्टम होते हैं। वेक्टर बोर्न डिसीज़ है ये, इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है अगर मॉस्किटो बाइट से बचा जाए। और मॉस्किटो बाइट से कैसे बचा जाएगा, मच्छर कैसे ना काटेंगे? एक तो फुल कपड़े पहनने के साथ साथ ऐसा जो ब्रीडिंग ग्राउंड है जहाँ से मच्छर पनप सकते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, उन पे ध्यान दें। कहीं पे इकट्ठा पानी ना होने दें, अगर वाटर स्टोरेज है उसको ढक के रखें।
पडल वगैरह को एनिमेट करें। पडल मतलब छोटा सा तालाब, कहीं पे मान लो पानी भर जाता है, छोटा सा तालाब बन जाता है, उसको हटाएं, वहाँ से गंदा पानी ना होने दें, पानी कहीं पे इकट्ठा ना होने दें, एक्यूमुलेट ना होने दें। तो इस तरह से इस डिसीज़ से बचा जा सकता है। और परफेक्ट देखो, इसके लिए कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि वेस्ट नाइल वायरस की डायरेक्ट एक मेडिसिन टैबलेट दी और ठीक हो गया, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है थंजावुर डॉल। डॉल का मतलब गुड़िया होता है, जानते हो आप। ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के लिए। थंजावुर एक जगह है, कहाँ पे, तमिलनाडु पे। वहाँ पे ये प्रसिद्ध है, फेमस है डॉल गुड़िया। अभी न्यूज में इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात जो कार्यक्रम प्रकाशित होता है ऑल इंडिया रेडियो पे, उसमें इसकी चर्चा की थी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है तमिलनाडु के थंजावुर प्लेस में। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कुछ लोग मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और वो अपना काम आपस में मिलके करते हैं सब। तो उन्होंने गिफ्ट दिया था ये थंजावुर डॉल को प्रधानमंत्री जी को। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेंस का है, महिलाओं का है। उनके लिए स्टोर और कियोस्क खुलवाए गए हैं। और जो स्टोर और कियोस्क खुलवाए गए हैं, कियोस्क का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे शहरों में कहीं पे छोटी सी शॉप खुल गई चलती फिरती, यहीं पे लगी, या छोटी सी शॉप खुली हुई है दुकान, जैसे मान लो आइसक्रीम बेचने की दुकान खुली है छोटी सी, उसी को कियोस्क बोलते हैं, कियोस्क या स्टोर बोल सकते हो आप। तो ये कियोस्क और स्टोर एक इनिशिएटिव है तमिलनाडु में, उसके तहत खोला गया है, जिसका नाम है थरागाई गल। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है भाई साहब तमिल भाषा में। थरा या थारागाईगल काविनाई पोरुत्कल वीरपनाई अंगाडी। इस इनिशिएटिव के तहत ये खोला गया है स्टोर और कियोस्क थंजावुर डॉल को प्रमोट करने के लिए। और ये थंजावुर डॉल टेराकोटा मटेरियल से बनाई गई है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और टोटल वेट है वो बॉटम में जाता है, और ये डांस लाइक इसकी मूवमेंट होती हैं, डांस करती रहती है डॉल। ये जो टॉय है ये हैंडमेड है, इसे बनाया जाता है हाथों से। और ये आपने देखा ही होगा, यहाँ ये वाली डॉल है, ये हाथों से बनाई जाती है, ये टेराकोटा मटेरियल की। और इसमें फिनिश्ड पेंटेड एक्सटीरियर होता है इसका, बाहर से पेंट किया हुआ है, देखा होगा आपने, पेंट कर रखा है इसे। और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है 2008-9 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दे दिया है इसको। और ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग होता है 1999 में एक एक्ट बनाया था इंडिया में जीआई टैग के लिए। अगर किसी प्रोडक्ट की, चाहे हैंडमेड हो, चाहे कोई कृषि का हो, चाहे इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट हो, कोई यूनिक सिग्निफिकेंस है, फिजिकल हो या कल्चरल हो, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। और ये सिंगल इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है, ये कम्युनिटी को दिया जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक प्लेस को। जैसे थंजावुर जगह है तमिलनाडु में, अगर थंजावुर में वहाँ पे जो गुड़िया बना रहे हैं, डॉल बना रहे हैं लोग, उनकी डॉल को ये जीआई टैग दे दिया। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग, लेकिन 10 साल के बाद आगे रिन्यू भी किया जा सकता है, और ऐसा कोई लाइसेंस नहीं होता। लेकिन जीआई टैग दे दिया कि इस नाम से किसी और जगह पे, मान लो कोई और जगह पे, मान लो नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, कोई थंजावुर डॉल के नाम से बना के कोई गुड़िया डॉल नहीं बेच सकता, क्योंकि जीआई टैग किसको मिला हुआ है? तमिलनाडु के थंजावुर शहर को। सिर्फ वहीं के लोग इस डॉल को थंजावुर डॉल नाम से बेच सकते हैं, कहीं पे भी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी। इस जीआई टैग ये होता है। यही टॉपिक थे आज के, ख़त्म हुए।